प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 3 का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक क्या था? हिमालय की बेटियां। पाठ 3 का शीर्षक क्या है? हिमालय की बेटियां। इसके लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन जी। इसके लेखक कौन है? नागार्जुन जी। नागार्जुन जी ने इस पाठ में हिमालय का मानवीकरण किया है तथा हिमालय को किस रूप में प्रस्तुत किया है? पिता के रूप में प्रस्तुत किया है। जिनकी बेटियां किन्हें बताया है? नागार्जुन जी ने वहां से निकलने वाली नदियों को किस रूप में प्रस्तुत किया है? हिमालय की बेटियों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब मैदानी भाग में नदियां रहती हैं, जब हम मैदानी भागों में नदियों को देखते हैं तो वो कैसी दिखती हैं? बिल्कुल संभ्रांत महिला, अर्थात बिल्कुल शांत और गंभीर जो महिला है उसकी भांति ये नदियां प्रतीत होती हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको पहाड़ों पर जाकर देखते हैं, हिमालय के ऊपर जाकर देखते हैं, तो ये जिस प्रकार से बचपन में बच्चे उछलते कूदते रहते हैं, उसी तरह से इनका रूप हमारे सामने आता है। ये बिल्कुल उछलती कूदती और कलकल की आवाज करती भी रहती हैं। और वो ही जब ऐसे लगता है जैसे बड़े होकर के शांत हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उसी तरह से ये जो नदियां हैं वो क्या होती हैं? मैदानों में जाकर के बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वहां पर इनका बिल्कुल अलग ही रूप सामने आता है। इस तरह से आगे उन्होंने बताया है कि मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सी दो नदियां निकलती हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं, मुख्य रूप से निकलती हैं। इसके अलावा उनका जैसे जैसे इनकी वो बर्फ पिघलती जाती है हिमालय पर्वत की, तो अनेक नदियों का निर्माण होता जाता है, जिनमें रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, ये सारी इनकी छोटी बड़ी नदियां निकलती रहती हैं। लेखक ने इसमें क्या बताया कि ये नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं और कहाँ जाकर मिल जाती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इसलिए मुझे समुद्र को ससुर और हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती। लेखक क्या कहता है कि मुझे हिमालय को ससुर और दामाद को, उसको समुद्र को, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय की वो क्या हो जाती हैं? बेटियां हो जाती हैं। और जाकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो समुद्र क्या हो जाता है? हिमालय का दामाद हो जाएगा। तो मुझे समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं है। आगे हम अब इस पाठ को पढ़ते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कवि क्या कह रहा है? लेखक क्या कह रहा है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। लेखक क्या कह रहा है कि जो कालिदास है, उन्होंने अपनी रचना मेघदूत में क्या लिखा था? मेघदूत में लिखा था कि कालिदास ने विरही यक्ष से कहते हुए बताया, मेघदूत रचना में मेघदूत से कह रहे हैं कि वेत्रवती नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। वेत्रवती किसको कहा है? बेतवा नदी है, उनके प्रेम का जो है प्रतिदान देते जाना, क्योंकि तुम्हारी ये जो प्रेयसी नदी है वो तुम्हें पाकर क्या हो जाएंगी? अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो इन चंचल नदियों को, हिमालय के ऊपर जाकर के इन चंचल नदियों की चंचलता को देखकर मुझे यह जो बात है कालिदास जी की अचानक याद आ गई। और क्या सोचता हूँ मन ही मन, शायद उस महाकवि को भी नदियों का कौन सा रूप पसंद था? सचेतन रूप, जो पहाड़ों में हिमालय के ऊपर जो रूप है वो रूप पसंद था। क्यों? मैदानी भाग में जाकर के इनका रूप क्या हो जाता है? बिल्कुल शांत हो जाता है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक क्या कहना चाह रहा है कि जो भी कोई इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों अर्थात मैदानों में देखेगा या फिर पहाड़ी और घाटियों में, दोनों को अलग अलग रूपों में देखेगा, अलग अलग शक्लों में देखेगा, तो वह किस नतीजे पर पहुंचेगा? सबको कौन सा रूप इनका पसंद आएगा? जो पहाड़ी और घाटियों में जो इनका चंचल रूप है वो सबके मन को क्या हो जाएगा? मोहित करने वाला होगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, क्योंकि माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है।
काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे लोगों के लिए कल्याणकारी होती हैं और माता के समान क्या होती हैं? पवित्र होती हैं। नदियाँ क्या होती हैं? माता के समान पवित्र होती हैं। जिस तरह से माँ जो होती है बच्चों के लिए क्या होती है? अच्छा कार्य करती है, अच्छा सोचती है, कल्याण का सोचती है। उसी तरह से नदियाँ भी क्या होती हैं? लोगों के लिए कल्याणकारी होती हैं। इन्हीं नदियों के किनारे लोगों ने क्या करी थी? अपनी पहली बस्ती बसाई थी। आप आगे पढ़ोगे इतिहास तो इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहली जो बस्ती बसाई थी वो लोगों ने यहीं पर बसाई थी। खेती बाड़ी करना प्रारंभ भी पहले लोगों ने कहाँ किया था? नदियों के किनारे ही किया था। इसके साथ ही क्या करती हैं? लोकमाता क्यों कहा जाता है इनको? नदियां जो होती हैं शहरों की जो गंदगी होती है उनको बहाकर ले जाती हैं, तो शहरों को गंदगी से मुक्त करती हैं। इनका जो जल है वो क्या होता है? उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? कृषि वगैरह कर सकते हैं। और जैसे मनुष्य जो होता है वो आधुनिक जो साधन है जैसे बिजली बनाना, सिंचाई करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना, ये सब के सब किससे होते हैं? हमारे नदियों के माध्यम से हम इनको पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए नदियाँ जो होती हैं हमारे जीवन में अत्यधिक सहयोग देती हैं। इसलिए काका कालेलकर ने इनको क्या कहा है? हमें नदियों को क्या कहा है? लोकमाता कहा है। किंतु लेखक क्या कहना चाह रहा है? किंतु लेखक कहना चाह रहा है कि माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें, भाई इनका बालक रूप इन्होंने कहाँ देखा? पहाड़ों में जाकर देखा। तो लेखक क्या कह रहा है कि माता बनने से पहले हम इनको बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है? बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, और आगे चलते हैं तो इन्हें हम अपनी प्रेमिका की भावना से भी देख सकते हैं। लेखक कह रहा है प्रेमिका की भावना से देखें तो कैसा रहेगा। लेखक और बताना चाह रहा है कि ममता का एक रूप, लेखक क्या बताना चाह रहा है कि ममता का एक और भी धागा होता है। कौन सा धागा होता है? सबसे अच्छा होता है। ये जो ममता का धागा होता है सबसे विश्वसनीय और सबसे प्यारा धागा होता है, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कौन सा धागा है? बहन का स्थान। बहन का स्थान सबसे अच्छा होता है। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? लेखक कह रहा है कि कितने ही कवियों ने इन नदियों को किसका स्थान प्रदान किया है? बहन का स्थान प्रदान किया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। लेखक कह रहा है एक दिन मेरी भी ऐसी ही इच्छा हुई थी। थोलिंग की बात है। थोलिंग एक जगह का नाम है। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। लेखक वहां पर थे, वहां की बात है। मन उचट गया था, अर्थात मेरा मन उदास हो गया था। उचट गया यानी उदास। उचट गया के क्या होता है अर्थ? उदास। मेरा मन क्या हो गया था? उदास हो गया था। तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, थोड़ी तबीयत खराब थी। सतलज नदी के किनारे जाकर मैं बैठ गया। जब मेरा मन उदास हो गया था तो मैं क्या कर रहा था? सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में पैर मैंने लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। जैसे ही पैर पानी में लटका करके लेखक बैठता है तो उस पानी ने थोड़ी देर में असर डाला और मेरा मन क्या हो गया? बिल्कुल तरोताजा हो गया। अर्थात लेखक क्या कहना चाह रहा है कि एक बार जब मेरा मन उचट गया था, काफी उदास था, तो मैंने क्या किया? थोड़ी उस सतलज नदी के जल में अपने पानी में पैर लटका दिए तो मेरा मन क्या हो गया? बिल्कुल ताजा हो गया। तो मैं गुनगुनाने लग गया। क्यों? जिस प्रकार से हम उदास होते हैं तो हमारी बहन के पास में बैठते हैं, बहन से हम बात करते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? तरोताजा हो जाता है। उसी तरह से लेखक कह रहा है कि जैसे ही मैंने सतलज नदी के पानी में पैर डाले तो मेरा तन और मन क्या हो गया? ताजा हो गया। तो उन्होंने क्या संज्ञा दे दी? नदी को बहन की संज्ञा दे दी। तो मैं लगा गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी की। हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जो लीला है, लीला अचरज बहन तुम्हारी लीला आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी कि मेरा मन जो है अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मुदित अर्थात प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी उदासी को हटा करके, मैं उदास था तो मेरी ये उदासी दूर भाग करके मेरा मन क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, हे बहन मैं तुम्हारे ऊपर क्या करता हूँ? बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम तो क्या हो? बेटी हो किसकी? हिमालय की बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हिमालय जो चिंतित है और चुपचाप रहता है। प्रकृति नटी के चित्तित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। इस प्रकृति रूपी नाटक के
चित्रित पट पर, इस प्रकृति रूपी नाटक के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, इस हिमालय की जो है छाप बिल्कुल अनुपम है, बिल्कुल ही अद्भुत अलग सी है, अनोखी छाप छोड़ता है हिमालय अपनी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। वापस से देख लेना लेखक ने किन किन की संज्ञा दी है। काका कालेलकर ने तो क्या कहा है, इनको लोकमाता कहा है। क्यों कहा है लोकमाता? क्योंकि ये लोगों का कल्याण करती है। किस तरह से कल्याण करती है वो मैंने आपको बताया है। और लेखक ने माता के अलावा क्या क्या बताया है, इनको बेटियों के रूप में देखा है, प्रेयसी के रूप में देखा है और बहन के रूप में देखा है। लेखक क्या कह रहा है कि एक बार जब उनका मन उचट गया था तो उन्होंने अपने पैर जो है सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया और उसके पानी में पैर लटकाए थे, तो उसका मन बिल्कुल ताजा हो गया। तो लेखक का मन उनको बहन कहने का हो गया। और इस कविता का क्या अर्थ हो जाएगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज तुम्हारी। बहन तुम्हारी की है जय सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, खुमारी होता है उदासी, खुमारी क्या होता है? उदासी। उदासी हटा करके मेरा मन जो है अत्यधिक प्रसन्न हो गया, मुद्रित प्रसन्न हो गया मुदित का। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, हे बहन तुम पर मैं बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, कि तुम क्या हो? हिमालय की बेटी हो और ये हिमालय तुम्हारे क्या हैं? पिताजी हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय की। ये हिमालय जो है चिंतित है लेकिन चुपचाप रहता है। प्रकृति रूपी नाटक के चित्रित पट पर इनकी जो हिमालय की छाप है वो बिल्कुल अद्भुत और अनोखी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। इस प्रकार से यह पाठ अपना संपूर्ण होता है। आगे हम इसके क्या देखते हैं? प्रश्नोत्तर देखते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ पर काफी पुरानी है। लेखक क्या कह रहा है? प्रश्न क्या है कि नदियों को माँ मानने की हमारे यहाँ पर काफी परंपरा है। हम नदी को माता के समान मानते हैं, जिस प्रकार से काका कालेलकर जी ने बताया है। लेकिन लेखक जो है नागार्जुन जो है वो नदियों को किन किन रूपों में देखता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था किन किन रूपों में देखता है। एक तो बेटी के रूप में, किन किन रूपों में? बेटी बहन और प्रेयसी के रूप में देखता है। किन किन रूपों में देखता है? बेटी के रूप में देखता है, बहन के रूप में देखता है और प्रेयसी के रूप में देखता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं? हमने इस पाठ में अभी पढ़ा था। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच में अन्य और भी छोटी बड़ी नदियां बहती रहती हैं। ये नदियां हैं दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर के नदियों का रूप धारण करती हैं। ये नदियां बहुत ही क्या है? सुंदर और सुहावनी लगती हैं। अगला प्रश्न क्या है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? मैंने अभी अभी आपको ये प्रश्न बताया था कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। क्यों? क्योंकि ये नदियां जो हैं क्या हैं? कल्याणकारी हैं। मानव के लिए क्या है? नदियां कल्याणकारी हैं। ये पवित्र नदियां हैं। ये जो हैं वो क्या है? नदियां पवित्र होती हैं। इन नदियों मानव ने पहली जो अपनी बस्ती बसाई थी वो कहाँ बसाई थी? इन नदियों के किनारे ही बसाई थी। खेती बाड़ी करना भी इन्हीं के साथ में प्रारंभ किया था। इसके साथ ही गांवों और शहरों में जो भी गंदगी होती है नदियां क्या करती हैं? बहा करके अपने साथ में ले जाती हैं। इनका जल जो होता है भूमि की क्या करता है? उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इन नदियों का जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ये जब है पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां जो होती हैं हमारे लिए क्या हैं? कल्याणकारी होती हैं। ये इसी कारण लेखक ने इन्हें काका कालेलकर ने इन्हें क्या कहा है? लोक माता की संज्ञा दी है। क्या दी है? लोक माता की संज्ञा दी है। अब हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? जब लेखक हिमालय की यात्रा कर रहा था तो लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों पर्वतों की प्रशंसा की है, बर्फीली पहाड़ियों की प्रशंसा की है, हरी भरी जो घाटियां थी वहाँ पर
उनकी प्रशंसा की है, और उनसे बनने वाले जो महासागर हैं उनकी भी क्या की है, भूरी भूरी प्रशंसा, मतलब अत्यधिक प्रशंसा की है उन्होंने। अब आगे हमारे प्रश्न क्या है, लेख से आगे। आगे क्या है, लेख से आगे। ये आपको नहीं करना है। अभी आपको जो 4 प्रश्न हैं वो करने हैं, आगे के प्रश्न में आगे के वीडियो में करवाऊंगी आपको, ठीक है। ये प्रश्न पूर्ण करके आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।